अब आज हम लोग संस्कृत के पहले वर्ग में संस्कृत व्याकरण से ही शुरू करते हैं। इससे पहले पैसेज वगैरह है, लेटर है, उसको देखेंगे बाद में। पहले वर्ण, अब वर्ण। हिंदी और संस्कृत व्याकरण में वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन जहां हिंदी में 11 है, वहीं संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या यानी स्वर वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या, इसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले तो एक बार फिर से हम लोग देख लें कि वर्ण कहते किसे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर, अक्षर अ माने होता है नहीं, अक्षर माने होता है परिवर्तन, विनाश, अर्थात जिसका कोई विनाश नहीं, यानी जिसमें कोई, अगर एक निश्चित दायरे के अलावा हम इसको ज्यादा विभक्त नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। अब फिर एक बार वर्ण सार्थक मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह हिंदी में भी है और संस्कृत में भी। संस्कृत व्याकरण में डायरेक्ट वर्णों का जो भेद है वह 3 कर दिया है, जिसमें पहला हो गया स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह। ये क्या है? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, या जो कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण अपने आप हो, वह स्वर वर्ण कहलाता है। यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में इसकी यानी व्यंजन या हर वर्ण की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसकी संख्या देखिए, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व ऋ, दीर्घ ऋ, लिड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। गिनने पर इसकी संख्या 13 हो जाती है, जिसमें 2 हिंदी से 2 ये बढ़ गया, री और यानी री में दीर्घ और री। अब इसके भी भेद हो जाते हैं स्वर वर्ण के, जो हिंदी के व्याकरण में भी आप पढ़े हैं। भेद क्या है? फिर वही 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत यानी एक मात्रा वाला, एक मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला और 2 से अधिक यानी 3 मात्रा वाला। एक मात्रा का जो समय लगता है तो वह ह्रस्व कहलाता है। ह्रस्व को गुना यानी 2 मात्रा वाला हो तो दीर्घ कहलाता है।
हरस्वई, हरस्व, री, लिरी। इसमें देखिए आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घिरी, लिरी हो गया, ए, ओ, औ, ये हो गया। और इसमें चूंकि यहाँ पर हरस और दीर्घ मिलाकर टोटल स्वर वर्णों की संख्या जो 13 थी वो आ गया। बचा क्या, आपको हिंदी में भी बताएगा, ओम, औ, तीन महलन, ये हो गया ओम। यह जो है वह हो गया स्वर। यानी हम लोग अभी देखे कि स्वर किसे कहते हैं, यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का दूसरा नाम क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। पहला भेद हुआ स्वर, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है। फिर स्वर वर्ण को डिवाइड कैसे कितने में किया गया है, तो 3 में हरस, दीर्घ और पुरुष। हरस स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, पुरुष स्वर किसे कहते हैं। तो हरस स्वर के बारे में आपको हमने बताया, एक मात्रा का समय लगे उसके अंतर्गत आप बोर्ड पर देख रहे हैं आ, ई, उ, हरस, री और री। फिर हरस से दुगुना यानी 2 मात्रा वाला हो गया दीर्घ, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घिरी, ए, ओ, औ। तीसरा जो है वह 3 मात्रा वाला है, अर्थात हरस के वर्ण के उच्चारण से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, वह हो गया पुलुत। और पुलुत में आपने देखा कि अ, उम मिलकर के ओम बना, 3 मात्रा इसमें है। अब आइए सेकेंड यानी व्यंजन। व्यंजन को हर वर्ण भी कहा जाता है। हर वर्ण होता है हलन, जिसका आधा, यानी जब व्यंजन वर्ण में से स्वर को निकाल लिया जाए तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे क स्वर वर्ण है, इस क में से अ को हमने निकाल लिया तो इसकी स्थिति जो होगी यह हो जाएगी, अर्थात इसी को हम अलंत कहते हैं। यानी जिसका उच्चारण, यानी यह भी हम कह सकते हैं कि जिसको पूर्ण रूप से अपना शेप देने के लिए, अपना सही रूप प्रदान करने के लिए इसके उच्चारण में व्यंजन वर्णों, स्वर वर्णों की मदद ली जाती है, तब कहीं जाकर व्यंजन वर्ण का समुचित उच्चारण, सही उच्चारण हम कर पाते हैं। व्यंजन वर्ण को ही बांटा गया 4 भागों में। पहला हो गया अस्पर्श। अस्पर्श व्यंजन जो हुआ, जैसा कि नाम से ही अस्पर्श, वह इसके उच्चारण करने जीव जो है वह मुंह के भिन्न भिन्न भागों को टच करता है, स्पर्श करता है, छूता है, तब कहीं जाकर कुछ खास वर्णों का उच्चारण संभव होता है। आइए उसके अंतर्गत हो गया कवर्ग, चवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 हुआ। इसमें कुछ लोग कहते हैं 20, कुछ कहते हैं 25, इस दोनों को हम बताते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो ऐसी स्थिति में 25 हुई। इतने वर्ग आते हैं स्पर्श व्यंजन में। 20 को जब उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तब देखेंगे हम लोग। दूसरा इसकी संख्या हो गई कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। दूसरा जो हुआ वह है अंतस्थ, अंतस्थ, इंटरनल, अंदर। जब इसका उच्चारण
कहलाता है। इसके अंतर्गत आपको देखेंगे य, र, ल, व, ये आ गया 4, तो 25 ये का 4 ये हो गया। ठीक इसके पीछे उष्ण का अर्थ होता है गर्म। जब इसका ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में गर्म श्वास बाहर की ओर निःसृत होती है, बाहर निकलती है, तो उससे उचित होने वाला जो वर्ण होता है वह उष्ण वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या भी 4 है, वह है तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ये हो गया 4। इस प्रकार से शुद्ध रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसी के साथ संयुक्त व्यंजन, ये क्या है? जैसा कि नाम दिया संयुक्त, दो असमान व्यंजन वर्णों के मेल से निर्मित वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे आप देखें अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इसमें आप देखें क हलन, मूर्धन्य स हलन, अ, क हलन, जो र हलन, जोड़ अ, ज हलन, जोड़ य हलन, जोड़ अ, और तालव्य स हलन, जो र हलन, जोड़ अ। इस प्रकार से आपने देखा कि इन दो असमान वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अभी आप लोग देखें कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसके परिभाषाओं को हमने जाना कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो आपने देखा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्ण, संयुक्त। फिर हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और इसमें आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपने देखा कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 वर्ग है और एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। इस प्रकार इसकी शुद्ध संख्या 25 हुई। फिर आपने देखा अंतस्थ किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन य, र, ल, व। फिर उष्ण हुआ तालव्य, मूर्धन्य, स, दंत, स। तो क से लेकर ह तक के वर्ण, यानी क से लेकर ह तक के आने वाले जो वर्ण हैं वह क्रमशः स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण में बटे हुए हैं, विभक्त हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसको लिखने में, इसका उच्चारण करने में स्वर के साथ साथ हमें 2 असमान व्यंजन वर्ण की भी सहायता लेनी पड़ती है और इससे 2 असमान स्वर प्लस 2 असमान व्यंजन प्लस स्वर के मिलने से संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ। याद देखें। अब आइए जो इसका तीसरा भेद है, यह तीसरा भेद जो है इसको हम कहते हैं आयोगवाद। यह क्या है? आयोगवाद का मतलब हुआ, आप अभी देखे हैं कि ओ औ आपके पास 2 वर्ण बचे हुए हैं, अंग और अ। अंग को हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं और अ जो है उसको हम लोग कहते हैं विसर्ग। विसर्ग, अंग और अ। आप देखेंगे तो जो इसका लिखने का तरीका है वह लगता है स्वर है,
लिख जाते हैं इसको संकेत में, तो यह व्यंजन की तरह लगता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अयोगवाद में जो दो वर्ण आते हैं अंग और अ, न तो वह स्वर है, पुनरुपेक्ष न व्यंजन है। आप कुछ ऐसे वर्णों का उदाहरण दीजिए, जैसे देखें हिंदी, पहले ऐसे होता था हिंदी, हिंदी, ये हो गया चंचल, 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 ये जो हो गया यह बताता है कि अनुस्वार का ये हो गया। बिंदु, ये सब इसका ये हो गया। विसर्ग जो है इसका जब उच्चारण करेंगे तो लगता है प्रातः का, प्रातः का, प्रातः, लगता है जैसे हम इसको ह बोल रहे हैं, लेकिन क्या ह के स्थान पर इस विसर्ग को लिख सकते हैं? नहीं। फिर भी इसका प्रयोग व्याकरण में, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में विस्तार से किया जाता है, बृहद रूप में किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग आज पहले देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, जो भेद हैं उन भेदों के भी भेद, उनके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, ये आज हम लोग इतना जाने। अब कुछ और है, जैसे आप कहते हैं वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, संयोजन, वर्ण संयोजन, ये क्या है? इसका अर्थ हो गया जोड़ना, अलग अलग वर्णों को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है या एक साथ जो जोड़ा जाता है वह क्रमशः वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे आप लोग देखें कहलन, जोड़ अ, जोड़ कहलन, जोड़ मूर्धन्य स, जोड़ आ, इसको जोड़ के देखेंगे तो ये लिखाएगा। ये हो गया अभी जो आपने देखा, ये यह अलग है और यह जो प्रक्रिया हुई जोड़ने की, जैसे देखिए क, फिर और छा, आप दोनों को मिला दिए तो बना कक्षा, यह हो गया जोड़ने की प्रक्रिया, इसलिए इसका नाम हो गया वर्ण संयोजन। तो फिर यह प्रक्रिया क्या है? इसको हम कहते हैं वर्ण वियोजन। जैसे आप लोग अभी अष्टम वर्ग में मान लिया अष्टम, यह हो गया संयोजन, इसको हम तोड़ते हैं और जोड़ मूर्धन्य स, देख रहे हैं आप यहां पर मूर्धन्य स पूरा नहीं है, आधा है, सौटा संयुक्त है, यानी ये आधा है, इसीलिए इसमें हम हलन तो दिए लेकिन इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसके बाद हम स्वर का उपयोग नहीं करेंगे। फिर आगे ट पूरा है, हम भी ट पूरा किए अ के साथ, फिर म में हलंत लगा हुआ है, जो यह साबित करता है कि इसमें स्वर नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यह जो प्रक्रिया हुई, जो इस प्रक्रिया से टैली करता मिलता है, यह प्रक्रिया वर्ण वियोजन कहलाती है। और जब इसको इस रूप में लाते हैं तो टुकड़े टुकड़े करने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण वियोजन कहलाती है और जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है वर्ण संयोजन। इसके अलावा आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान की ओर भी पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान, आप क्या देखे हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान, यह जो वर्ण का उच्चारण स्थान है, वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान,
ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, क्या क्या होगा देख लीजिए। पहला हो गया, पहले लिख लीजिए उच्चारण स्थान। हम लोग उच्चारण स्थान लिखे। इसके बाद वर्ण कौन कौन है, तो स्वर वर्ण, फिर हो गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन को क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा तो देखिए, ये हो गया स्पर्श, अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आइए ये भी देख ले। पहला हो गया कंठ, एक। दूसरा हो गया तालु, तीसरा हो गया मूर्धा, चौथा हो गया दंत, पांचवा हो गया ओष्ठ। इसके बाद आइए, पांच तो आप हो गया, छठा नासिका, कंठ तालु, आठवां कंठ ओष्ठ, और लास्ट 9 दंतोष्ठ। इस प्रकार से यह जो हुआ, इसको कंठ्य कहेंगे, इसको तालाब कहेंगे। यह मूर्धन्य, ये दंत, ये ओष्ठ्य, ये नासिक, कंठ तालाब, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। अब इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं देखिए हम लोग। अ, आ, इसमें ह्रस्वी, दीर्घई, ऋ, दीर्घी, इसमें ली, इसमें ह्रस्व, दीर्घऊ, इसमें ए आई, इसमें ओ औ। इसके अलावा कवच, कवच, चवक, टवक, कवक, पवन, ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। ये अब बचा आपके पास अंतस्थ। अंतस्थ होगा तो ये कुछ नहीं, यहां हो जाएगा उसमें यो, रो, लो, इसमें व, यो, रो, लो, वो, इसमें आ जाएगा तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स। इस प्रकार से आपने देखा। अब एक बच गया, वह हो गया नासिका। इसमें अंग, य, अर, न और म। इस प्रकार से आपने देख लिया कि जितना भी वर्ण है, आप इसको किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कैसे हम इसका उच्चारण करेंगे, क्या कहेंगे। कंठ से तो कंठ्य, तालु से तालाब, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से दंत, ओष्ठ से ओष्ठ्य, नासिका से नासिक, कंठतालु से कंठतालाब, कंठोष्ठ से कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ से दंतोष्ठ्य। इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान हो गया। हमारे पास जब वर्ण पढ़े थे तो आपको था, देखिए अ, आ, ह्रस्वी, ह्रस्वी, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, री, दीर्घ, री, ए, आई, ओ, औ। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसमें विसर्ग भी आता है। अब आइए, स्पर्श आपको कहां तक दे बताया थे 25। देखिए कवल, चवल, कवल, कवल, पवल। प्रत्येक वर्ण का
हम कहे थे 20, आइए उस 20 को साबित करें। तो इस प्रत्येक वर्ग में से जब ये 5 निकल गया है, कौन अंग या और न और म, इसका उच्चारण स्थान अलग होता है, नासिका से होता है, नाक से होता है, इसलिए इसको नासिक ये हो गया। फिर आइए आप दस्त में कौन कौन वर्ण था, तो देखिए य तालु है, र मुधा हो गया, ल दांत हो गया, व सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण व, इसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ की सहायता से होता है, इसलिए ऐसे वर्ण को, इस वर्ण को ऐसे नहीं, इस वर्ण को हम कंतोष्ठ के अंतर्गत रखते हैं। आप अंतस्थ को भी देख लीजिए। अब आइए संयुक्त ये ऊष्म, पहले आप देखिए तालाब सौ तालु, मूर्धन्य स मूर्धा, दंस दांत और ह कंठ। आप बताए हैं कि राम यानी ह के तरफ विसर्ग और विसर्ग का उच्चारण ह की तरफ, लेकिन दोनों में अंतर है। ह का प्रयोग और का प्रयोग विसर्ग के स्थान पर कदाचित नहीं हो सकता और विसर्ग ह की जगह पर प्रयुक्त नहीं होता। इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा। आज हम लोगों ने सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उन वर्णों के जो 3 भेद हैं, स्वर व्यंजन और अयोपा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है, इसके भेद हैं, अलग अलग कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर व्यंजन के किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। फिर अयोपा क्यों कहा जाता है, उसकी क्या पहचान होती है, तो वह भी हम जाने। इसके बाद हमने जाना कि वर्ण संयोजन क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वह वर्ण संयोजन कहलाता है। और एक हनन अलग अलग करने की प्रक्रिया, वर्ण विच्छेद करने की जो प्रक्रिया होती है वह वर्ण वियोजन कहलाती है। आपने बोर्ड पर देखा। फिर इस चैप्टर का जो अंतिम भाग है, लास्ट पार्ट है, वह है उच्चारण स्थान। आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि वर्णों का उच्चारण कहां कहां से होता है। 9 ऐसे भाग हैं, कंठ से लेकर आप देखें 9 भागों से वर्णों का उच्चारण होता है। किन किन भागों से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, यह आप लोग अभी बोर्ड पर देख रहे हैं। इस प्रकार से आज हम लोग वर्ण माला खत्म किए। हमने जाना कि वर्ण से संबंधित जो भी था वह सब कुछ जाने। एक क्लास कर दो।